नमस्कार। आप जिस रियल केस स्टोरी का इंतजार बेसब्री से कर रहे थे वह इंतजार खत्म हुआ और वह सारी रियल स्टोरी जिसके लिए आप लोग चर्चा भी कर रहे थे, सोशल मीडिया पर चर्चा कर रहे थे, वो रियल स्टोरी अब आपके सामने आने वाली है। ये रियल स्टोरी राजस्थान पुलिस नहीं, पूरे देश की पुलिस से संबंधित है। पुलिस का जो काम था कि हमारे टैक्स के पैसे से वेतन लेकर के और जनता की सुरक्षा और सेवा करना, कानून की पालना करना और इस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का हिस्सा बन करके इस देश को, इस राज्य को और हर एक जिले को जो है उसी शिखर पर पहुंचाना जिसके लिए समाज की व्यवस्था बनी हुई है। लेकिन आप जानते हैं कि कई पुलिसकर्मी क्रिमिनल्स जो है, भूमाफिया जो है, जुआ सट्टा माफिया जो है, अपराधी हैं, गुंडे हैं, उनके पार्टनर बनकर के काम करते हैं। ऐसे पुलिसकर्मियों की वजह से पूरी पुलिस बदनाम होती है। पुलिस के जो सच्चे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, जो कहीं ना कहीं न्याय दे रहे हैं, न्याय कर रहे हैं, इंस्टेंट न्याय दे रहे हैं कई पुलिसकर्मी, तो उनको भी बदनामी झेलनी पड़ती है। यह रियल केस स्टोरी एक ऐसे बड़े पुलिसकर्मी से संबंधित है जिसके बारे में बहुत सारे लोग राजस्थान के जानते हैं, जिसने अपने जीवन में बहुत सारे गलत काम किए। पुलिस कैसे कैसे गलत काम करती है उसमें कोई हिस्सा उसने नहीं छोड़ा। मैं उसका नाम आपके सामने ला रहा हूं। उसका नाम है द्वारका प्रसाद शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यानी एडिशनल एसपी, सीआईडी सीबी, पुलिस हेडक्वार्टर राजस्थान जयपुर में अभी पदस्थापन है इनका। ये कौन है एडिशनल एसपी? ये एडिशनल एसपी वह है जो अपने कर्मों की वजह से कोटा में जेल में रहे। कौन है ये एडिशनल एसपी जिनके बारे में कहा जाता है कि निर्दोषों की चमड़ी कूटने में सबसे ज्यादा महारत हासिल है इनको, और इन्होंने न जाने कितने सज्जन लोगों को परेशान किसी न किसी रूप में किया है। लेकिन कहते हैं ना, ईश्वर की लाठी जिसमें आवाज नहीं होती है। एक बार इनका सामना किसी जागरूक नागरिक से हुआ और जब जागरूक नागरिक के साथ इन्होंने बदतमीजी करी तो जागरूक नागरिक जब आहत हुए और इनके बारे में पता किया तो इनकी पृष्ठभूमि जो है बहुत काले अक्षरों में दिखी। तो उन्होंने क्या किया, जागरूक नागरिक ने वह पूरी बात दस्तावेज के साथ आज आपके सामने रख रहा हूं। आप भी कर सकते हैं। किसी और के साथ जब अन्याय हुआ और किसी और मामले में किसी पुलिस अधिकारी ने अनुसंधान किया, बस केवल आपके पास उस फाइल की कॉपी कोर्ट से निकलवाई हुई होनी चाहिए। अगर आपके पास वो फाइल की कॉपी, अनुसंधान की कॉपी आपके पास होती है तो आप उसमें देखिए कि इस पुलिसकर्मी ने किसी और की फाइल में गलत अनुसंधान किया कि नहीं किया। और अगर गलत अनुसंधान किया है तो आप, यानी जिनका उस प्रकरण से कोई संबंध नहीं है, आप भी उस पुलिसकर्मी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं और इसी रियल केस स्टोरी की तरह ही उन श्रीमान जी को गिरफ्तार कराकर कोर्ट में ट्रायल शुरू करवा सकते हैं। और चूंकि सारे दस्तावेजी साक्ष्य होते हैं इस अपराध में, इसलिए उन श्रीमान जी को सजा की ओर रवाना कर सकते हैं। अभी आपकी स्क्रीन पर एक तस्वीर आपको देखने को मिल रही है जिसमें एक नाव है और नाव में छेद हुआ एक तरफ। तो जो दूसरे लोग नाव में बैठे हैं और वो कह रहे हैं, अच्छा है कि नाव का छेद हमारी तरफ नहीं है। ये जो वीडियो जो लोग देख रहे हैं ना, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, हमारे साथ तो पुलिस ने अन्याय नहीं किया, हमारा तो पाला कभी ऐसे पुलिसकर्मी से नहीं पड़ा। लेकिन आप याद रखिएगा कि ये नाव जब डूबेगी तो आप नहीं बच सकते। मैं वापस उसी मूल केस पर आता हूं जिस केस में हाई कोर्ट तक मामला गया, कई बार गया और कई बार जाने के बाद यह तय हुआ कि इन पुलिसकर्मी ने इस मामले में अपराध किया है। मैं आपको उस जागरूक नागरिक के बारे में बताता हूं जिसने तय किया कि ऐसे गुंडे टाइप के भ्रष्ट पुलिसकर्मी को जेल की सलाखों के पीछे भेजूंगा। और क्या प्रक्रिया अपनाई, वह प्रक्रिया आपके सामने आने वाली है। आप भी यह प्रक्रिया अपना सकते हैं। आपके किसी साथी, रिश्तेदार, जानकार या किसी अन्य व्यक्ति के साथ अगर किसी पुलिसकर्मी अन्याय किया है, हो सकता है जिसके साथ अन्याय हुआ वो सक्षम नहीं है। आप तो वकील भी हो, आप तो स्टूडेंट भी हो, आप मजबूत व्यक्ति भी हो, आप विल पावर भी रखते हो, आप कानून जानते हो, आप जागरूक हो और आपको लगता है नहीं, मैं ये जिम्मा उठाऊंगा कि ऐसे पुलिसकर्मी की जगह
पुलिस में नौकरी करने लायक आदमी नहीं है ये, इसकी जगह तो जेल हो सकती है। क्या कर सकते हैं, मैं शुरुआत कर रहा हूं। उस जागरूक नागरिक ने जैसे काम किया, उसने द्वारका प्रसाद जी शर्मा के अनुसंधान किए भी कोई फाइल, जो फाइल अलवर जिले से संबंधित थी, वह निकलवाई, उसको पढ़ा। वह मामला 376 यानी बलात्कार का था। एक लड़की ने किसी खिलाफ बलात्कार का मुकदमा दर्ज कराया, द्वारका प्रसाद जी ने उस मामले में एफआईआर लगा दी। उस फाइल को उस जागरूक नागरिक ने निकलवाई और निकलवा कर उसमें देखा क्या अपराध घटा है। और जब सामने आया कि यह अपराध घटा है, कि इन्होंने सही अनुसंधान नहीं किया, गलत अनुसंधान किया है, जो कानून कहता है उसके मुताबिक नहीं किया है, मैनर ऑफ इन्वेस्टिगेशन का वायलेशन किया है, तो उस जागरूक नागरिक ने उन श्रीमान के खिलाफ उन्हीं जीआरपी में जब वो पदस्थापित थे, तो जीआरपी पुलिस थाने में यानी उनके अधीनस्थ एसएचओ को एफआईआर दर्ज करने के लिए एक एप्लीकेशन दी। वह एप्लीकेशन जो है वो आप देखेंगे तो ये पहला पेज नंबर उसका ही आता है। हालांकि इसमें कुछ हटा दिया गया है क्योंकि मामला बलात्कार का था, तो उस पीड़िता से संबंधित कोई पहचान हमको उजागर नहीं करनी, लेकिन यह मामला एसएचओ को दिया गया और एसएचओ ने इसकी कॉपी जो है मिलने के बावजूद अपने उस अधिकारी, उस आरपीएस अधिकारी द्वारका प्रसाद शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की। यह अपेक्षित था कि पुलिसकर्मी अपने उच्चाधिकारी, चाहे वो कितना ही भ्रष्ट क्यों नहीं हो, कितना ही गलत काम क्यों नहीं किया हो, कोशिश करेगा कि उसको कैसे बचाया जा सके। तो एसएचओ साहब ने भी कोशिश की बचाने की और इस एप्लीकेशन पर एफआईआर दर्ज नहीं की। ये एप्लीकेशन जो है 24/4/2018 को दी गई थी। इसमें लिखा हुआ था कि आप एफआईआर दर्ज करने के लिए आप बाध्य हो, लेकिन आप नहीं कर रहे हो तो आपके खिलाफ भी कार्रवाई का प्रावधान है। लेकिन श्रीमान ने ध्यान नहीं दिया। तो एसएचओ जब एफआईआर दर्ज नहीं करे तो क्या करेगा जागरूक नागरिक? तो जागरूक नागरिक ने वही एप्लीकेशन बाद में जीआरपी के पुलिस अधीक्षक को दी और पुलिस अधीक्षक ने भी उन श्रीमान जी के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं की। जागरूक नागरिक ने एडीजी रेलवे को एप्लीकेशन दी और वही कानून बताया कि आप भी बाध्य हो कानून में दर्ज करने के लिए, तो एडीजी ने भी एफआईआर दर्ज नहीं की। इस तरह से सारे उच्चाधिकारियों को जब एप्लीकेशन दी, दर्ज नहीं हुई, तो वह जागरूक नागरिक हाई कोर्ट में गया और हाई कोर्ट में मैं स्वयं अपीयर हुआ और मैंने कोर्ट को बताया कि कानून में संज्ञेय अपराध की एफआईआर दर्ज करना बाध्यकारी है। एसएचओ से लेकर डीजी तक को जानकारी में ला दिया गया, इसके बावजूद पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की है। इसलिए डीजीपी से लेकर के और एसएचओ तक सबके खिलाफ कार्रवाई करने का प्रावधान है। तो चीफ सेक्रेटरी को पक्षकार बना करके हाई कोर्ट में जैसी रिट फाइल हुई और हाई कोर्ट ने सरकार को इस संबंध में नोटिस जारी किए, करते ही क्या हुआ अगली स्लाइड पर देखिए। यह हुआ श्रीमान द्वारका प्रसाद जी शर्मा के खिलाफ तुरंत एफआईआर धारा 166 ए आईपीसी के तहत एफआईआर दर्ज हो गई। अब आरपीएस अफसर के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाए तो क्या आपको सही अनुसंधान की अपेक्षा की जा सकती है? तो लगभग कम संभावना है कि सही अनुसंधान हो। तो ये जो एफआईआर है ये आपके सामने है जो दर्ज हुई। इस एफआईआर के दर्ज होने के बाद जागरूक नागरिक तुरंत वापस हाईकोर्ट में एक नई पिटीशन के साथ गया और ये नई पिटीशन में उसने फिर कोर्ट को कहा कि मामले में फेयर, प्रॉपर, इम्पार्शियल, एक्सपीडियस इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा है। तो आदरणीय हाई उच्च न्यायालय ने इस मामले में 2 महीने में नतीजा न्यायालय में पेश करने के लिए आदेश कर दिया। 2 महीने में जब नतीजा न्यायालय में पेश करने का आदेश किया तो पुलिस के हाथ पांव फूलना शुरू हुए और अनुसंधान अधिकारी ने द्वारका प्रसाद शर्मा के खिलाफ अपराध प्रमाणित कर और नतीजा न्यायालय में पेश करने की तैयारी कर ली। लेकिन आरपीएस अफसर तो आरपीएस अफसर होता है, उसने फिर प्रयास किया, अनुसंधान बदलवा लिया। लेकिन दूसरे अधिकारी ने भी चूंकि सारे दस्तावेजी साक्ष्य थे तो अपराध प्रमाणित माना और अंतिम रूप से द्वारका प्रसाद जी को पत्र लिखा कि आप आइए, लेकिन श्रीमान भाग गए। आरपीएस अफसर, एडिशनल एसपी लेवल का आदमी फरार हो गया। देखिए आपकी ताकत,
आप मालिक हो, आपके टैक्स के पैसे से पुलिस नहीं, सारे लोक सेवक वेतन लेते हैं। और ये ताकत है, पत्र लिखा गया कि श्रीमान आपके खिलाफ चालान पेश करना है और ये न्यायालय से आदेश है। श्रीमान भाग गए, फिर दोबारा पत्र लिखा गया, लेकिन श्रीमान नहीं मिले। फिर दोबारा पत्र लिखा गया, श्रीमान नहीं मिले। सीआईडी सीबी को जब लिखा गया कि इनके खिलाफ ये मामला है तो इनको भेजे, चालान पेश करना है, गायब हो गए। तो द्वारका प्रसाद शर्मा के घर पर नोटिस चस्पा किया गया कि आपके खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में पेश करनी है। श्रीमान फिर भी नहीं आए। तो जीआरपी की एक आईपीएस अफसर ने एक एप्लीकेशन कोर्ट में लगाई और ये कहा उस एप्लीकेशन में कि द्वारका प्रसाद शर्मा गायब हो गया है, मिल नहीं रहा है, इसलिए इनका नतीजा पेश नहीं किया जा पाया है, तो थोड़ा सा समय और दीजिए। ये एप्लीकेशन जिस पर उनको समय नहीं मिला और यह एफिडेविट के साथ पेश किया गया था। और किसने एफिडेविट दिया? वो जो ऑफिसर थी उसने यह एफिडेविट दिया कि वह गायब हो गया है। ये एक आईपीएस अफसर है जिसने एफिडेविट दिया हाईकोर्ट में। और एफिडेविट के बाद एक खबर छपी, आपने भी कभी न कभी पढ़ी होगी, भास्कर, दैनिक भास्कर में, जिसमें एडिशनल एसपी ये है जो फरार हो गए थे और ये आईपीएस अफसर है जिसने हाईकोर्ट में एफिडेविट पेश किया कि ये फरार हो गए हैं। तो मुझे लगता है आपको नागरिक यानी मालिक यानी जिनके टैक्स के पैसे से वेतन लेते हैं उनकी ताकत समझ में आई होगी। साथियों, अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि एक सामान्य नागरिक का एक बड़े पुलिस अफसर से मुकाबला हो रहा था। सवाल यह आया सामने कि अनुसंधान अगर गलत किया गया है तो अलवर के किसी मामले में किया गया है और किसी लड़की या किसी मुलजिम के खिलाफ अनुसंधान चल रहा था। यह जागरूक नागरिक कौन होता है? मतलब ये जागरूक नागरिक कौन होता है जो एक एडिशनल एसपी खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दे? तो आपकी जानकारी के लिए, जिस अपराध के तहत मुकदमा दर्ज कराया है जागरूक नागरिक ने, वह धारा 166 ए आईपीसी का है, यानी संज्ञेय अपराध है। यानी देश का कोई भी नागरिक, आप, मैं या कोई भी नागरिक इस ऐसे एडिशनल एसपी, ऐसे एसपी, ऐसे आईपीएस अफसर, ऐसे किसी भी आरपीएस अफसर, ऐसे कोई भी इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, एएसआई, हेड कांस्टेबल जो अनुसंधान करता है उसके खिलाफ आप भी दर्ज करा सकते हैं, यदि आपके पास उसके किए गए गलत अनुसंधान की फाइल आपको मिल जाए। फाइल कहां से मिलेगी? तो उस अफसर का जहां पदस्थापन है और वह नतीजा जिन न्यायालय में पेश करता है, न्यायालय में जाइए, उसके अनुसंधान की भी फाइलों को देखिए। और उसमें मैं दावे से कहता हूं, राजस्थान में आज भी 99% पुलिस कर्मियों को अनुसंधान करना नहीं आता है। यानी इस अपराध में राजस्थान के 99% पुलिसकर्मी जेल जा सकते हैं। जागरूक नागरिक ने फरार होने के बाद अंतिम रूप से दबाव बना और ये एडिशनल एसपी फरारी से वापस लौट आए और लौट आकर के इनके खिलाफ अंतिम रूप से न्यायालय के समक्ष चालान पेश हुआ और वो चार्जशीट की कॉपी यह है और इस चार्जशीट के आधार पर न्यायालय में उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई। लेकिन श्रीमान फिर भी न्यायालय में नहीं आए। लेकिन न्यायालय तो सबसे ऊपर ताकतवर है और ताकतवर न्यायालय ने इनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया। जैसे ही इन द्वारका जी को पता लगा कि मेरा गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है, ये शाम को पुनश्च लिख करके फिर आ गए तुरंत और कहा कि साहब मैं जमानत भरने को तैयार हूं। और न्यायालय ने इनको गिरफ्तारी के पश्चात न्यायिक हिरासत में लेते हुए इनकी जमानत एप्लीकेशन को स्वीकार की और इनको जमानत दी और इनके खिलाफ प्रसंज्ञान हुआ और प्रसंज्ञान होने के पश्चात इनको आरोप सुनाया गया। देखिए, जागरूक नागरिक का संघर्ष यहां भी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि एक सामान्य जागरूक नागरिक जो कानून जानता है, लेकिन उसका मुकाबला एक भ्रष्ट, एक गुंडे टाइप के अधिकारी से हो रहा था। वह अधिकारी इस आदेश के खिलाफ फिर हाईकोर्ट में गया रिवीजन में। यह जो रिवीजन पेश की उसमें उन पुलिस अफसर ने
राजस्थान के बहुत बड़े वकील को नियुक्त किया। वकील साहब ने हाई कोर्ट से एक्स पार्टी ऑर्डर कराया और केवल इतना आदेश करा पाए कि चार्ज जो है इनको सुनकर लगाया जावे, इनको सुनवाई का अवसर दिया जाए मात्र। हाई कोर्ट चले गए, हाई कोर्ट से भी इनको रिलीफ नहीं मिली। केवल इनको आरोप जो लगाए गए थे उनको सुनकर लगाना था और न्यायालय ने इस आदेश के पश्चात इनको सुन लिया और सुनने के बाद भी इनको दोषी माना और दोषी मानकर फिर इनके खिलाफ ये चार्ज का आदेश सुना दिया। लेकिन फिर भी अधिकारी कहां मानने वाला था। अधिकारी ने इसी बीच में 482 सीआरपीसी के तहत उक्त एफआईआर को क्वैश करने के लिए पिटीशन फाइल कर दी थी। और उस अधिकारी ने इसके अलावा वो अलवर की जो लड़की थी उससे भी हाथाजोड़ी करके एक पिटीशन हाई कोर्ट में पेश कराई कि साहब मुझे तो इन पुलिसकर्मी से कोई समस्या नहीं है। लेकिन द्वारका प्रसाद जी की और उस लड़की की जिसने वो रेप का मुकदमा कराया था, जिसको हाथाजोड़ी करके लाया गया था, इन दोनों की पिटीशन इसलिए खारिज कर दी क्योंकि यह जो अपराध एडिशनल एसपी साहब के खिलाफ दर्ज हुआ था ये नॉन कंपाउंडेबल है, अक्षमनीय है। राजीनामा ना तो वह जागरूक नागरिक कर सकता है और न ही वह लड़की जिसके मामले में अनुसंधान हुआ था या कोई मुलजिम जो उस एफआईआर का था उनके किसी के भी चाहने पर यह अपराध खत्म नहीं हो सकता। हाई कोर्ट ने वह जो लड़की ने पिटीशन फाइल की थी उस पिटीशन को डिसमिस कर दिया, खारिज कर दिया और इसके साथ साथ आदरणीय द्वारका प्रसाद शर्मा जी की पिटीशन को भी डिसमिस कर दिया। यह ताकत दर्शाती है एक जागरूक नागरिक की, यानी आपकी, यानी टैक्स पेयर की, जो सच में देश का मालिक है। यह रियल केस स्टोरी आपको एहसास दिलाती है, आपको ताकतवर बनाती है। आप अपने साथ अन्याय भी मत सहन करिए, न केवल अपने साथ, अपने आसपास मिलने वाले रिश्तेदार, जानकार, किसी के साथ भी अन्याय नहीं होने दीजिए। लेकिन कई बार मैं जानता हूं राजस्थान के बहुत सारे जिले जिनमें खुलेआम पुलिस अन्याय करती है। मुकाबला करिए ऐसे बेईमान का, लेकिन साथ में संरक्षित करिए उस पुलिसकर्मी को जो कुछ अच्छा करता है, जो सच्चाई से नौकरी करता है। ऐसे पुलिसकर्मी को संरक्षित भी करना आपका ही जिम्मा है। अन्यथा पुलिस जो है अगर नहीं रहती है तो क्या समाज की हालत होती है वह आप जानते हैं। हर जरूरत पर पुलिस की जरूरत हमको महसूस होती है। हर फंक्शन पर, सभी तरह की नौकरियों में पुलिस की जरूरत होती है। लेकिन मैं पुलिस के ईमानदार अधिकारियों को, ईमानदार कर्मचारियों को उनसे भी निवेदन करता हूं कि आपके आसपास ये वर्दी पर दाग लगाने वाले जो लोग हैं इनकी सूचना आप अपने डीजीपी श्री भूपेंद्र सिंह यादव को दीजिए। उन्होंने मुझे ही आश्वस्त नहीं किया है, अनेकानेक लोगों को आश्वस्त किया है कि अगर ऐसे बेईमान पुलिसकर्मी की जानकारी मेरे पास आती है तो न केवल उनके खिलाफ कार्रवाई करूंगा, मैं उनको नौकरी से बर्खास्त भी करूंगा। अगर डीजीपी की मंशा के अनुसार काम हुआ और राजस्थान नहीं देश के लोग, यानी आप, मैं और सारे लोग जागरूक हुए तो ऐसे अन्याय करने वाले लोग या तो घर चले जाएंगे या रिटायरमेंट ले लेंगे। और जो सच्चे नागरिक हैं, सच्चे लोग हैं, जो कंपटीशन देकर के ईमानदारी से पुलिस में आना चाहते हैं, वह आकर देश की जिस सेवा के लिए पुलिस में आए थे वह सेवा करेंगे। इसी अपेक्षा के साथ यह रियल केस स्टोरी आपके सामने मैंने रखी है। मैंने प्रयास किया है आपके अंदर की ताकत को जगाने का और इस ताकत के माध्यम से हिंद की जय करने का। और यह हिंद की जय आप, हम और प्रत्येक नागरिक मिलकर कर सकते हैं। मैं ऐसे जागरूक नागरिक यानी लीगल माइंड्स जिनका किसी देश के काम में योगदान है, उन सभी लोगों को संगठित होने का आह्वान इस रियल केस स्टोरी को बताने के माध्यम से करूंगा। और ये जो लोग हैं, ये लीगल माइंड्स होंगे, यह इस देश में अपने अधिकारों का उपयोग करेंगे लेकिन साथ में कर्तव्यों की पालना करेंगे। अगर ऐसा मैं कर पाया, ऐसा आप और हम मिलकर कर पाए तो हिंद की जय होना तय है, कोई रोक नहीं सकता।
आपने मुझे बड़े धैर्यपूर्वक सुना और इस सुनने के माध्यम से आप अनेकानेक लोगों को जो जागरूक कर रहे हैं या जागरूक करेंगे, इस पूरे पुण्य के काम में, इस यज्ञ में आहुति जो आप दे रहे हैं, इसके लिए मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं और इस धन्यवाद के माध्यम से यह आह्वान करता हूं, आओ आप और हम मिलकर हिंद की जय करें। जय हिंद, जय भारत।